हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 2 तारीख को एक बहुत सॉलिड जजमेंट आया था, बहुत जरूरी जजमेंट आया था, जिसमें अंततः आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार व्यक्त किए ऑन द टॉपिक ऑफ डीमोनेटाइजेशन। 5 जजेस की बेंच, 5 में से 4:1 में फैसला आया। मतलब 4 जजेस ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, लॉफुल था, वैलिड था। एक जज, एक सिंगल पर्टिकुलर जज ने यह बोला कि नहीं, पूरी तरह अनलॉफुल था और गलत तरीके से इसकी कार्यवाही की गई। ऑब्वियस सी बात है, मेजॉरिटी का जो जजमेंट होता है उसी को वेटेज दिया जाता है, वही जजमेंट होता है जो कि इन्फोर्सिएबल होता है। डिसेंटिंग जजमेंट की कुछ खास एज सच वैल्यू समझ में नहीं आती, बट डिसेंटिंग ओपिनियंस का भी अपना ही एक नीड है, अपनी एक जरूरत है, अपना एक चार्म है, और इसीलिए उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। हमेशा से डिसेंटिंग जजमेंट्स, जो अच्छे डिसेंटिंग जजमेंट्स हैं, उन्हें सेलिब्रेट किया गया है। और अब बारी है इसकी। एक पूरा प्रॉपर वीडियो पहले बन चुका है ऑन द मेजॉरिटी जजमेंट एंड द ओवरव्यू ऑफ द एंटायर डिसीजन। बट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो डिमोनेटाइजेशन का डिसेंट वाला पार्ट है ना, उसको। तो लेट्स स्टार्ट बाय सीइंग कि भाई डिमोनेटाइजेशन है क्या, और क्या पिटिशंस थे, क्या जजमेंट है, वगैरह वगैरह। क्विक रिकैप एक ले लेते हैं। समझो, 2016 में रात को बेहतरीन 8 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पर आए, सभी न्यूज चैनल्स पर आए, और उन्होंने आकर के एक बात कही कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के जो नोट होंगे वो सिर्फ कागज के टुकड़े बन जाएंगे, उनकी कोई लीगल टेंडर नहीं रहेगा, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इन द मार्केट। इस न्यूज ने पूरे देश को हिला करके रख दिया, बिकॉज सी द आइडिया वॉज कि हम करप्शन खत्म करेंगे, एंड द आइडिया वॉज कि हम ब्लैक मनी को उजागर करेंगे, लोगों के पास बहुत सारा कैश जमा है, हम उसको फ्लो में लाएंगे। ये सारे आइडियाज थे, पर क्या ये आइडियाज अचीव हुए, इसके ऊपर कोर्ट को बैठना था। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई चीज प्रॉपर तरीके से की गई है तो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ इज नॉट द कंसर्न ऑफ द कोर्ट एनी मोर। राइट, कोर्ट को बस ये देखना है कि वो लीगल था या नहीं था। कोर्ट ने बोला कि भाई लीगल था, एक्सेप्ट फॉर 1%। डिमोनेटाइजेशन के दौरान आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं, 2016 बहुत पहले की बात नहीं है, जब लोगों ने अपने घर में जो जमा हुआ कैश था, बहुत सीमित क्वांटिटी होती थी जिसको आप बदल सकते थे, आपको जाकर बैंक के बाहर लाइन लगानी पड़ती थी, वहां पर फिर अंदर एक फॉर्म भरा जाता था, उतने से नोट दिए जाते थे, वो बदल के आपको मिलते थे, नई करेंसी आपको मिला करती थी। 2000 के नए नोट्स मार्केट में सर्कुलेट होने लगे, नई करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होने लगी, एंड बहुत सारे इसके साथ एलिगेशंस एंड कंप्लेन्स एंड ये सारी चीजें ऑब्वियसली आई। कंप्लेन सबसे ज्यादा जो आई वो आई बहुत ही कॉमन, जो मिडिल क्लास व्यक्ति है उसकी तरफ से, क्योंकि अधिकतर गृहिणियों में, हाउसवाइफ्स में ये चीज देखी गई है दैट दे टेंड टू सेव सम अमाउंट ऑफ मनी इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस इन द हाउस। राइट, ये बहुत सारी महिलाओं में हमेशा से देखा गया है। कई ऐसे स्टूडेंट क्लास में ये देखा गया है, स्टूडेंट्स में खासकर, कि भाई हमारे पास कैश बहुत ज्यादा बचता नहीं है, बैंक में हम बहुत ज्यादा अमाउंट रखते नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा 1000 2000 1000 2000 1000 2000 बचा बचा के उनके पास काफी अमाउंट हो जाता है, विच दे प्लान टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग या परचेज समथिंग बिग, ऐसा कुछ भी। उन सब के लिए रातों रात वो सारे पैसे जो हैं कागज के टुकड़े बन गए। ये था डिमोनेटाइजेशन। आइडिया वाज कि हम पुराने नोट को बंद करेंगे, नई करेंसी लेकर के आएंगे 500 की और 2000 की, 1000 को तो पूरे तरीके से बंद ही कर देंगे। इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने पिटिशंस फाइल करी थी, बहुत सारे लोगों ने पिटिशंस फाइल करी थी। वीएन शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो पिटिशन थी, उसका ये फाइनल जजमेंट है। कई पिटिशंस को फिर इवेंचुअली क्लब कर दिया गया था, बहुत सारी पिटिशंस को डिसमिस कर दिया गया था, बहुत सारे गवर्नमेंट ने अलग से नोटिफिकेशंस निकाल दिए थे अपने खुद के उस डिमोनेटाइजेशन के ऑर्डर के क्लैरिफिकेशन में, तो बहुत सारी पिटिशंस उसके थ्रू रद्द हो गई थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट दिस पिटिशन एक्चुअली वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द डिसीजन वाज प्रोनाउंस्ड। नाउ 5 जजेस में से जिस जज ने ये डिसेंडिंग ओपिनियन दिया था, शी वॉज जस्टिस बीवी नागरत्ना। इनका नाम बहुत अच्छे से याद कर लो, एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत जरूरी है,
और आगे भी आपको इनके जो जजमेंट्स हैं, उनके जजमेंट्स अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ, उन्होंने डिसेंट तो दिया, पर डिसेंट की कहानी कहां से शुरू होती है? डिसेंट की कहानी यानी कि डिसेंट का जो इतिहास है वो पहले भी था, बट जो सबसे सेलिब्रेटेड व्यक्ति हैं वो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एच आर खन्ना, हंसराज खन्ना। जस्टिस एच आर खन्ना का एडीएम जबलपुर वाला जो केस था उसमें जो डिसेंट था, आज तक सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट कभी भी डिसेंट की बात चले और जस्टिस खन्ना की बात ना हो ही नहीं सकता। जस्टिस खन्ना ने उस समय में सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाकर के एक ऐसी रूलिंग दी थी जो कि उस पार्टी के अगेंस्ट में थी, और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा था, जैसा कि हमें बहुत सारी किताबों में देखने को मिलता है। बट क्या इस डिसेंटिंग जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है? तो फिर व्यक्ति बोलेगा क्यों? अगर कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर बोलेगा क्यों? देखो, इसकी मैं कुछ चीजें बताता हूं। पहली जरूरी चीज, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार ऐसे में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट? लिखने के लिए सब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिसेंट। तो ये चीजें भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई डिसेंट की आखिरकार वैल्यू है क्या। तो पॉइंट नंबर 1, डिसेंट अगर आप वॉइस कर पा रहे हो तो दिस मेक्स श्योर कि नो वॉइस इज बीइंग साइलेंस्ड, कि हर एक व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। सेकंड, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस डज नॉट गेट क्वेश्चनड इफ यू आर इन अ डिसेंटिंग जजमेंट। आप ये स्टैब्लिश कर देते हो कि भाई हाँ, द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, हम अपने हिसाब से जजमेंट जो है वो पारित कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। थर्ड, जो डिसेंटिंग ओपिनियंस हैं, दे डोंट हैव अ बाइंडिंग वैल्यू, they might have a persuasive value in future cases but not usually. Mostly academic research and legislature drafting process में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे डिसेंट्स थे जिन्हें बाद में साइट किया गया इन ऑर्डर टू ब्रिंग अप चेंजेस इन द सोसाइटी। वन वेरी फेयर एग्जाम्पल इज राइट टू प्रिवेसी। देयर वर वेरी फ्यू केसेस जिसमें डिसेंटिंग ओपिनियन में कहा गया था कि हाँ नहीं, राइट टू प्रिवेसी होना चाहिए, वाइल द मेजॉरिटी वाज लाइक कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एंड इवेंचुअली जब अभी 2020 में राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बताया गया, तो उस समय उन्हीं जजमेंट्स की तरफ तो नजर गई, उन्हीं जजमेंट से तो प्रेरणा मिली, वही जजमेंट्स तो प्रेरणा स्रोत बने। तो इनकी ये वैल्यू भी होती है। एंड लास्टली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटी किया जाता है, बिकॉज डिसेंटिंग भी है तो भी जजमेंट पब्लिश होगा। 388 पेजेस का ये जजमेंट है, जिसमें डिसेंटिंग जजमेंट एक बहुत बड़ा एरिया लेता है। आई बिलीव पेज नंबर 262 और क्लोज टू दैट 260 262 के आसपास से ये डिसेंटिंग ओपिनियन शुरू हो रहा है, जो 388 तक जा रहा है, और बाकी के 4 जजेस का जो जजमेंट है वो उससे पहले है, राइट? सो इवन if your judgment is dissenting, it forms a part of the final judgment. So freedom of speech is ensured, the independence of judiciary is ensured, no voice is silenced, that is ensured, and lastly it serves as an inspiration or as a case study for future references. तो आपको पता है कि इसकी ऐसा नहीं है कि dissenting opinion की कोई वैल्यू नहीं है, they are highly valuable, they are very necessary, and हिस्ट्री के बारे में हम इसकी डील कर चुके। नाउ कमिंग टू द डिसेंटिंग ओपिनियन ऑफ जस्टिस नागरत्ना, तो बहुत सारे करीब 6 इश्यूज थे जो कि फॉर्मुलेट किए गए थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी आर गवई के द्वारा, और जजेस ने मिलकर के उन्हीं 6 इश्यूज को आंसर करने की कोशिश की थी। तो अब इन्हीं इश्यूज में एक बार नजर डालते हैं। तो पहला, 6 इश्यूज में से मैडम जस्टिस नागरत्ना ने केवल 3 इश्यूज के ऊपर बात करी और बाकी 3 इश्यूज का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन 3 से बाकी के 3 भी अपने आप आंसर होते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2 ऑफ सच इश्यूज। पहला, उन्होंने कहा कि भाई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट से मतलब यह है कि क्या जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी, क्या वो नोटिफिकेशन सही तरीके से निकाली गई थी। सवाल यह था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी इस तरीके की कोई भी नोटिफिकेशन को निकालने का, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डीमोनेटाइजेशन की कोई पावर थी। नाउ,
क्वेश्चन में आता है सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट, राइट। एक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि डिमोनेटाइजेशन की पावर दी हुई है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, बट ये जो इनिशिएशन है, ये जो शुरुआत होगी डिमोनेटाइजेशन की, ये की जानी चाहिए बाय सेंट्रल सेंट्रल बोर्ड ऑफ बैंक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक, सीबीबी, वहां से इनिशिएट होना चाहिए। इसके इनिशिएशन के बाद ये रिकमेंडेशन देगा टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि साहब हमें जो है डिमोनेटाइजेशन करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको रिजेक्ट करे। दिस आइडियली शुड बी द प्रोसीजर। यस, in the present case it is the central government that initiated the entire action। तो कहना यह था कि भाई आपके पास तो ये शक्ति है ही नहीं कि आप डिमोनेटाइजेशन कर दो, राइट। पावर जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक के पास है, वो शुरुआत करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे, तब आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन फिर ये उठा कि भाई क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इनके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनिशिएट करने की पावर ही नहीं है? ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इनिशिएट करने की पावर है, बट वो इनिशिएट करने की पावर डायरेक्टली थ्रू नोटिफिकेशन नहीं है। वो इनिशिएट करने की पावर आती है उनकी प्लीनरी पावर्स में से। तो मतलब वो लेजिस्लेशन बना सकते हैं इस चीज के लिए। दे हैव द राइट, फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल लिस्ट, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन से उनके पास पावर है, वो उसके ऊपर एक लॉ बनाएंगे जिसके बाद में उसको किया जा सकता है। तो जब ये क्वेश्चन उठा कि भाई इनके पास पावर थी या नहीं थी, तो गवर्नमेंट, ज्यादातर जजेस, 4 जजेस ने ये ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा भाई देखो पावर तो है, राइट, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दैट इनके पास पावर नहीं है, बिकॉज जब ये कहा गया है कि ऑल सीरीज ऑफ बैंक नोट्स कैन बी डिमोनेटाइज, तो उसको हम एनी सीरीज या सम सीरीज नहीं कहेंगे, हम इसको ऑल सीरीज कहेंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑल सीरीज को, हर तरीके के बैंक नोट को, हर तरीके के करेंसी नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है, ऐसा ज्यादातर जजेस का कहना था। पर इसकी और फर्दर रीडिंग में जस्टिस नागरत्ना का यह कहना था कि भाई ये पावर वगैरह सब अपनी जगह पर ठीक है, जो आप कह रहे हो अपनी जगह पर ठीक है, पर ये तरीका गलत था। उनके पास पावर है डिमोनेटाइज करने का, लेकिन खुद से नहीं कर सकते। इट हैज टू बी इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक, और खुद से कर रहे हैं अगर, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आप एक लेजिस्लेशन पारित करोगे और उसके माध्यम से करोगे। उसी के आधार पर जब हम इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं, इशू नंबर 2 में इंप्यून नोटिफिकेशन की, तो ऑनरेबल मैडम जस्टिस नागरत्ना ने ये कहा था कि ये नोटिफिकेशन इज एंटायरली अनलॉफुल। पॉइंट नंबर 1, अनलॉफुल, अल्ट्रा वायर्स, एंड आरबीआई ने बिल्कुल भी अकल नहीं लगाई इस नोटिफिकेशन को एज इट इज इंप्लीमेंट करने में, एक्सेप्ट करने में। नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड was made by the Reserve Bank of India while applying this notification. This was what Justice Nagaratna said. Now, इसको अनलॉफुल तो हमने कह दिया, पर अनलॉफुल कहने से हुआ क्या? अनलॉफुल कहने से इवेंचुअली हुआ क्या? हुआ ये कि भाई देखो, चीज तो जो होनी थी हो गई ऑलरेडी। देखो, 5 में से एक ही जज हैं जिनका डिसेंडिंग ओपिनियन है, तो ऑलरेडी एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट सेट नहीं होता। ऑलरेडी इट इज नॉट द जजमेंट ऑफ द मेजॉरिटी एंड हेंस इट इज नॉट एनफोर्सेबल। दैट इज वन पॉइंट, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली पॉइंट, राइट। द मेन इशू दैट गवर्न्स द एंटायर मैटर इज कि अब क्या? अब ये कि 2016 में नोटिफिकेशन हो चुका था, यस। 16 में डिमोनेटाइजेशन होने के बाद अभी तक में जो होना था हो चुका है। इस ऑर्डर का, इवन द डिसेंडिंग ऑर्डर विल बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। नो लॉसेस कैन बी कवर्ड ऑफ दोज दैट हैव हैपेंड ऑलरेडी। प्रोस्पेक्टिवली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। तो बेसिकली रिलीफ किसी को भी नहीं मिला इसमें, और जो भी जजमेंट आना था वो आ गया है, जो भी एक्शंस होने थे वो हो चुके हैं।
जो मेजॉरिटी का जजमेंट है वो एनफोर्सिएबल है, तो इसका वैल्यू वही 4 पॉइंटर्स में आएगा जिसको हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। एक बार कुछ पॉइंटर्स मैंने फ्रॉम द ऑर्डर इटसेल्फ निकाले हैं, इस हालांकि बहुत बड़ा सा ऑर्डर था उसमें से, लेकिन मैंने केवल 3 पॉइंट्स निकाले हैं जो आपको यहां पर देखना चाहिए। सी, according to subsection 1 of section 26 of the act, every banknote shall be legal tender at any place in India in payment or on account for the amount expressed therein and shall be guaranteed by the central government. It is subject to subsection 2 of section 26 of the act. ठीक है, तो यहां पर बेसिक चीज क्या हुई कि जितनी भी करेंसी है, जितने भी बैंक नोट है, जो भी चल रहा है वो लीगल टेंडर है और सब की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, लेकिन एक्सेप्शन दिया है हमें 26 के 2 में। अब देखो, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 26 अप्लाइज ओनली व्हेन the proposal for demonetization is initiated by the central board of the bank by way of recommendation being made to the central government. The said recommendation can be in respect of any series of any denomination which is interpreted to mean any specified series of banknotes or any specified denomination. मतलब डिमोनेटाइजेशन किया जा सकता है, ये बात जस्टिस नागरत्ना ने भी मानी है कि किया जा सकता है, लेकिन उसको इनिशिएट करेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक बाय वे ऑफ अ रिकमेंडेशन, कोई नोटिफिकेशन ऑर्डर नहीं, रिकमेंडेशन, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। एंड कमिंग फर्दर, provisions of this act do not bar the central government from proposing or initiating demonetization. Now, यहां पर जो लिखा है वो तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक की पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसको कहीं से कहीं तक खत्म, रिस्ट्रिक्ट या बार नहीं किया जा रहा है। इट कुड डू सो बाय हैविंग रिगार्ड टू इट्स प्लेनरी पावर्स अंडर एंट्री 36 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है, कहां पर? संविधान के अंतर्गत, क्योंकि फाइनेंस जो है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का की लिस्ट में आता है। However, it has to be done only by an ordinance being issued by the President of India, followed by an act of Parliament or by plenary legislation through the Parliament. ठीक, यहीं पर इन्होंने पूरे जजमेंट, पूरे इस हैपनिंग को क्रिटिसाइज किया। ये कहा कि भाई देखिए, पावर्स आपके पास हैं बट उसको गलत तरीके से एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डिमोनेटाइज बैंक नोट्स बाय इशुएंस ऑफ अ गजेट नोटिफिकेशन। सिर्फ एक गजेट नोटिफिकेशन निकाल करके आप डिमोनेटाइज नहीं कर सकते, उसके लिए या तो ऑर्डिनेंस होगा, फिर एक एक्ट आएगा, या फिर प्लीनरी लेजिस्लेशन लेकर के आपको आना पड़ेगा। Is exercising the power under subsection 226 of the act, such circumstance when the central government is initiating the process, it would not be acting under subsection 2 of section 26, but notwithstanding जो भी दिया हुआ है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रही है थ्रू लिस्ट, थ्रू अ लेजिस्लेशन और थ्रू एन ऑर्डिनेंस, तो सेक्शन 26 में जो भी लिखा है इट डज नॉट मैटर, इट्स नॉट विथ स्टैंडिंग दैट। लेकिन बियॉन्ड दैट, अगर हम 26(2) के अंतर्गत जा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, पावर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक के पास। नाउ आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भी पॉलिटिसाइज मत कीजिएगा। डू नॉट डिस्कस बीजेपी, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग एंड ऑल ऑफ दैट। ये पूरा वीडियो आपकी समझ के लिए है कि इस एक्ट में क्या लिखा है, जजेस ने क्या कहा, डिसेंटिंग ओपिनियन क्या है, डिसेंटिंग ओपिनियन की वैल्यू क्या है, एंड ये पूरा सीन क्या हुआ है। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें जितनी चीजें, जितने सेक्शंस, जितनी लिस्ट, एंट्री, जजेस के नाम मेंशन्ड हैं, उन सब को नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।